नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मेरा नाम है रक्षा और ये है हमारी खास पेशकश स्वदेश खबर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के Q3 नतीजों के साथ। कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान हो गया है। नतीजे का अनुमान बताने के लिए और पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवाल। एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक हल्की बढ़त करीबन 0.7% की एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू लगभग 64,750 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब अगर सेम हम डॉलर टर्म्स में देखें रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपाट रहने की उम्मीद की जा सकती है, जो कि लगभग 7.67 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रह सकती है। अब कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हल्का 0.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पैट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा 4.8% का अच्छा बढ़त होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पहले 11,909 करोड़ का था और अब बढ़कर 12,490 करोड़ का हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो अगर सीजनैलिटी डेटा देखें तो Q3 यूजुअली आईटी के लिए स्लो रहते हैं, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ होती है, क्रिसमस का टाइम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ यूजुअली स्लो ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेन आज का फोकस रहेगा BSNL के कॉन्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा कम, जिसके वजह से एक्चुअली मार्जिन को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ हेल्थ केयर क्लाइंट्स की बात करें तो उनके जो इश्यूज है वो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा सकती है। तो डील विन का अगर रेंज देखें तो 7 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स के बीच का हो सकता है। अब फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पे कहाँ नजर रखे, तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का डिमांड पर कमेंट्री क्या है, जिसके चलते आने वाले ट्रेंड का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, यूरोप, यूके और हेल्थ केयर सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा, हेडकाउंट कैसा आ सकता है। लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो नेट एडिशन था। और चौथा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एट्रिशन का। यहाँ का ट्रेंड कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से ये 12 से 13% के आसपास का रहा है। तो इससे एक अच्छा फ्यूचर आउटलुक पता चल सकता है। शुक्रिया अंश। बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी करीब 160 अंक फिसल कर 23,550 के नीचे बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 330 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। मार्केट एक्शन के हाइलाइट्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंश भीलवाल। तो ये दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का निफ्टी के लिए, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो पिछले 2-3 हफ्ते से देखें तो निफ्टी ये 23,500 के आसपास काफी एक अच्छा सपोर्ट बेस बना के रखा है। तो जब तक इसे डिसाइसिवली क्लोज नहीं करे इसके नीचे, तब तक थोड़ा होप्स रख सकते हैं मार्केट में। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए, और ये दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। सेक्टरल इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी FMCG एक लौता सा इंडेक्स है जो प्रॉपर्ली हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इंडेक्स ने 1 मंथ के हाई लेवल को भी छुआ, तो यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि 1 महीने के निचले स्तर को छुआ। निचले स्तर की बात करें तो और भी ऐसे इंडेक्सेस है जिन्होंने मल्टी मंथ लोज को टच किए, जैसे कि निफ्टी एनर्जी जिसने 11 मंथ लो को टच किया, निफ्टी बैंक ने 6 मंथ लो को, तो निफ्टी मेटल ने 9 मंथ लो को छुआ। अब डिस्पाइट कि ये सारे सेक्टर्स जो मल्टी मंथ लोज टच कर रहे हैं, फिर भी मार्केट में थोड़ा हम होप्स रख सकते हैं, जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पर। ये तो था मार्केट का हाल। अब आगे बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी रविंद्र आपको बताएंगे कि आखिर किन सेक्टर्स और शेयरों ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी रविंद्र, बताइए। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज खबरों के दम पर और ब्रोकेज के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जहां पर टाटा मोटर्स ने जो है JLR Q3 FY25 के अपडेट अनाउंस किए हैं, और उसमें जो है होलसेल में 3% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं 20% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि जो मार्जिन है वो अभी भी 8 से 9% के नीचे रह सकते हैं एज गाइडेड बाय द कंपनी। इसी के साथ साथ टाटा मोटर्स का जो ग्रुप ग्लोबल होलसेल है उसमें इंक्लूडिंग जैगुआर, लैंड रोवर, उसमें जो है 1% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं जो ग्लोबल होलसेल है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का, उसमें भी जो है 1% की ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रहे हैं वो नवीन फ्लोरिन और SRF, जहाँ पर इक्विटीज की नोट आ रही है, और उन्होंने कहा है कि जो लीडिंग US डिस्ट्रीब्यूटर है रेफ्रिजरेंट गैसेस की, उन्होंने जो है कंसर्न रेज किए हैं ग्लोबल सप्लाई इश्यू के लेकर विद R32 और R125 वेरिएंट्स को लेकर, जिसके चलते जो है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग
कंडीशनिंग इंडस्ट्री में जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है IGL, जहाँ पर गेल ने डोमेस्टिक गैस एलोकेशन जो है 31% से बढ़ाया है और ये जो है वो इफेक्टिव होगा 16 जनवरी 2025 से। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है जाइडस लाइफ साइंस, जहाँ पर नोमिरा ने नोट निकाली जाइडस लाइफ साइंस पर और उन्होंने जो अपग्रेड किया है स्टॉक को बाई पर और टारगेट प्राइस जो है 1140 का रखा है। नोमिरा का कहना है कि जो कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है वो ऑफर करता है ग्रोथ पोटेंशियल और स्टॉक ने जो है अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को और रिस्क रिवॉर्ड भी जो है फेवरेबल है। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रहा है मन्नपुरम फाइनेंस, जहाँ पर RBI ने जो बैन लगाया था उनकी सब्सिडरी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर, वो बैन अभी RBI ने हटा दिया है। इसी के साथ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है मन्नपुरम फाइनेंस की, जहाँ पर बोफा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 235 का रखा है। बोफा का कहना है कि मन्नपुरम फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है वो एट्रैक्टिव है और उन्होंने जो है अर्निंग फोरकास्ट रेज किया है 1 से 4% FY25 से लेकर 27 तक। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में SIP निवेश रिकॉर्ड तेजी पर रहा। SIP निवेश पहली बार 26,000 करोड़ के पार निकल गया। पूरी डिटेल्स बताने के लिए शरद दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, मार्केट वॉलेटिलिटी में भी SIP इन्वेस्टर्स का जो है जोर बना हुआ है। दिसंबर की एम्फी डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि पहली बार मंथली SIP 26,000 करोड़ के ऊपर गया है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप्स की इसके बात करें तो लगातार 5वें स्ट्रेट मंथ में जो है इनफ्लोज में स्ट्रेंथ देखने मिली है। इन दोनों सेगमेंट्स की कंबाइन करें तो 10,000 करोड़ का जो है लगभग इनफ्लोज देखने मिल रहा है। सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो NFOs आए थे और इनके इनफ्लोज की बात करें तो नवंबर से दिसंबर में 2 गुना से ज़्यादा इनफ्लोज आ गए हैं। 15,000 करोड़ का ये आंकड़ा आता है। इक्विटी फ्लोज की बात करें तो अपने 2 मंथ हाई लेवल्स पे है और वापस से जो उनकी मंथली इनफ्लोज चल रही इक्विटी सेगमेंट में वो 41,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। और इम्पॉर्टेंटली NFOs जो है 3 महीने जो है थोड़ी सबड्यूड ग्रोथ थी, लेकिन दिसंबर में वापस ग्रोथ देखने मिला है। टोटली देखा जाए तो 14,000 करोड़ जो है एडिशन देखने मिली है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप स्कीम में भी लगातार 8 से 9 महीने में जो लगातार स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो है एम्पी का दिसंबर का डेटा का है कि SIP नंबर्स जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे 26,000 करोड़ के ऊपर है और अभी भी जो SIP इन्वेस्टर्स है वो बने हुए हैं बाजार में और ये नंबर्स दिखा रही हैं डिस्पाइट जो मार्केट की वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है। रुपए की गिरावट थमने का नाम ले नहीं रही है। रुपए में रिकॉर्ड नरमी की वजह क्या है, ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी विश्व मोहन जी। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी थम नहीं रही है। आज भी डॉलर के मुकाबले रुपया इंट्राडे में 85 रुपए 93 पैसे के नए निचले स्तरों तक पहुंचा, लेकिन आखिर में थोड़ी रिकवरी दिखी और जो क्लोजिंग का भाव था 85 रुपए 85 पैसे, यानी कल का जो लेवल था डॉलर के मुकाबले उस लेवल पर ही बंद हुआ। महीने भर में रुपए में करीब 1.25% की गिरावट, पिछले एक साल में करीब 3.5% की गिरावट रुपए में आ चुकी है। क्यों रुपया कमजोर हो रहा है? डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, 109 के ऊपर जा चुका है। दिसंबर में यूएस फेड की जो बैठक हुई थी उस फेड बैठक के जो मिनट्स थे उससे साफ संकेत मिले हैं कि आगे फेड की तरफ से जो ब्याज दरों में कटौती की जो रफ्तार होगी वो धीमी होगी। महंगाई को लेकर चिंता है, ट्रंप की पॉलिसी को लेकर चिंता है और उनकी पॉलिसी की वजह से लगता है कि आगे महंगाई फिर से बढ़ेंगे, ये फेड के लिए कंसर्न है। दूसरी तरफ घरेलू फ्रंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर हैं वो आरबीआई के अनुमान से कम हो गए हैं। उससे आरबीआई पर फरवरी की जो एमपीसी बैठक होगी उस पर दबाव बढ़ गया है कि वो ब्याज दरों में कटौती करे, ये सबसे बड़ी चिंता है। इसके अलावा हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ ही रहा है, लगातार यहाँ पर ट्रेड कॉस्ट बढ़ रहे हैं जिससे हमारा इंपोर्ट बिल आगे भी बढ़ने की संभावना है। तो सीएडी बढ़ रहा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, उसका दबाव भी रुपए पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एफआईआई घरेलू बाजार में संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली चल रही है। कच्चा तेल लगातार मजबूती का ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये सारे फैक्टर है जो रुपए के फेवर में नहीं है और यही वजह है कि रुपया यहाँ पर लगातार कमजोर हो रहा है। हालांकि आरबीआई के हस्तक्षेप से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर दिखी, लेकिन अभी भी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों के आसपास ही है। क्लोजिंग बेसिस पे भी देखे तो और इंट्राडे बेसिस पे भी देखे तो रुपया ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है।
बाजार में दूसरे दिन बिकवाली देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट भरे बाजार में मन्नपुरम फाइनेंस में आज शानदार तेजी देखने को मिली। क्या है इस तेजी के ट्रिगर्स, बताने के लिए वरुण दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो मन्नपुरम फाइनेंस की सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और आरबीआई से इस कंपनी को लोन्स और डिसबर्समेंट देने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। मैं आपको याद दिला दूं कि अक्टूबर में दरअसल आरबीआई ने इस कंपनी को कहा था कि आपको अपने नए कस्टमर जोड़ना बंद करना पड़ेगा क्योंकि इनके कामकाज में कुछ खामी पाई गई थी, और इसके बाद कंपनी ने नए कस्टमर जोड़ना बंद कर दिया था और कंपनी लगातार काम कर रही थी कि जो भी खामी पाई गई है उसको दुरुस्त करने के लिए। फाइनली इन्होंने आरबीआई को अपना प्लान सबमिट किया और उसके बाद आरबीआई ने इनको अब अप्रूवल दे दिया है कि अब आप नए कस्टमर जोड़ सकते हैं। अब आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो इस बैन के पहले मन्नपुरम के कुल एयूएम में करीब 30% के आसपास का हिस्सा जो है वो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से आता था, और क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का कारोबार है तो ग्रोथ रेट अच्छी थी और निम्स भी इस कंपनी के काफ़ी अच्छे थे। लेकिन ये बैन लगने के बाद कहीं ना कहीं ब्रोकरेज हाउसेस ने इनको डाउनग्रेड कर दिया था। अब अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउसेस ने इस खबर के बाद स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है। बोफा प्राइस टारगेट 208 से बढ़ा के 235, जेफरीज ने प्राइस टारगेट 167 से बढ़ा के 190 का कर दिया है। साथ ही आप मॉर्गन स्टैनली देखेंगे तो 175 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अब ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि इनको अंदाजा था कि ये अप्रूवल आ जाएगा और समय पे अप्रूवल आ चुका है, ये एक अच्छी बात है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस कारोबार हाई ग्रोथ कारोबार था, लेकिन फिलहाल माइक्रो फाइनेंस में दिक्कतें हैं। इसके लिए रुक के देखना चाहेंगे कि मैनेजमेंट आगे क्या करता है इस पूरे कारोबार को लेकर। लेकिन बोफा जैसे ब्रोकरेज हाउसेस ने तो अपने अर्निंग्स एस्टिमेट को बढ़ा दिया है करीब 1 से 4% के आसपास के, और इसके लिए इन्होंने अपने प्राइस टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि वैल्यूएशन जो है इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। एक बात और बता देता हूँ कि इस कंपनी ने यानी कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस ने आईपीओ के लिए भी अप्लाई किया था सेबी में, और इनको अप्रैल 2025 तक आईपीओ लाना था, ये तारीख थी आखिरी। लेकिन ये जो आरबीआई की तरफ से बैन आया उसके बाद कहीं ना कहीं आईपीओ इनका लटक सकता है, ये माना जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि अप्रूवल आ चुका है तो हो सकता है कि जल्द आपको आईपीओ भी देखने मिले। अप्रैल 2025 तक नहीं आया तो हो सकता है कि आगे जाके कंपनी फिर से रीअप्लाई करेगी आईपीओ के लिए। तो कहीं ना कहीं आईपीओ की खबर और साथ ही साथ ये जो बैन हटा है, सबसे बड़ी खबर तो ये है उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी थम्स अप दिया है। आगे बढ़ते हैं और केमिकल सेक्टर की बात कर लेते हैं। केमिकल शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। नवीन फ्लोरीन और एसआरएफ के शेयर में हमें आज 12% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। इस तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद। जी बिल्कुल, एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन में जो है आज तेज़ी देखने मिल रही है। और देखिए तो इक्वेरियस की नोट भी आई है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूएस का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने रेफ्रिजरेंट गैसेस खास करके जो वेरिएंट्स है R32 और R12 इस पे जो है सप्लाई चेन इश्यूज़ पे जो है उन्होंने कहा है कि प्राइस बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं। एसआरएफ की कैपेसिटी भी बढ़ी है, लगभग 30,000 टन्स की है एक कैटेगरी की, और दूसरे कैटेगरी की लगभग 4,500 टन्स की है, जिसको वो डबल भी कर रहे हैं। इसका मतलब ग्लोबल डिमांड में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है और थोड़ी कंस्ट्रेंट्स आ रही है तो ये अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए इन स्टॉक्स में तेज़ी आपको देखने मिल रही है। एसआरएफ का भी लगभग 7,000 टन्स का जो है कैपेसिटी है। अगर मैच देखें तो एबिडा एडिशन देखने मिल सकती है। दोनों वैरायटीज़ की बात करें तो 260 करोड़ एसआरएफ की एक आ सकती है R32 से, और R125 से 60 करोड़ दोनों में एबिडा एडिशन आ सकती है। वहीं नवीन फ्लोराइन की भी आंकड़े की बात करें तो यहाँ पे R32 के कारण 77 करोड़ का एबिडा इंक्रीज़ आ सकता है। एनालिस्ट से भी बातचीत हुआ कि रेफ्रिजरेंट्स की जो इन्वेंट्रीज़ है वो बॉटम आउट हो चुकी है, और इवन चाइना की प्राइसेस लगभग 5 से लेकर 7% भागी है पिछले 5 दिन में। ओवरऑल 12 मंथ फॉरवर्ड रेशियो की बात करें तो एसआरएफ और नवीन फ्लोराइन थोड़े से एलिवेटेड लेवल्स पे आ गए, 40 टाइम्स के ऊपर है। पिछले 5 सेशन में अगर स्टॉक ट्रैकर देखें तो दोनों स्टॉक 16% से ज़्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिए। पिछले 1 साल से ज़्यादा रिटर्न इन स्टॉक्स में आया नहीं था, तो और फॉलो इन बाइंग देखने मिल सकती है, एनालिस्ट का मानना है। और आज यूबीएस की भी रिपोर्ट आई जहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है, मेंटेन बाई किया है। टारगेट प्राइस 4250 का रखा है और पोटेंशियल अपसाइड 22% का है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ सकती है उनके नए प्लान की कमिशनिंग से, और जो R32 का कैपेसिटी है उसमें भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। आगामी बजट में डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। खबर पर और जानकारी ले लेते हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी से। जी सुमित। ऐसे समय में जब दुनिया भर में मुश्किलों का दौर जारी है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूक्रेन रशिया से लेकर इजराइल से लेकर, सो ऐसे में भारत सरकार जो है बजट में मुमकिन है कि काफी
जो फोकस है डिफेंस क्षेत्र पर होगा। इसमें डिफेंस क्षेत्र की जो पूरी बजट जितना है उसको बढ़ाया जाने की उम्मीद है। कुछ स्कीम्स भी लाई जा सकती हैं, जैसे कि स्कीम्स होंगी स्टार्टअप्स को लेकर, स्कीम्स होंगी टेक एडवांसमेंट्स को लेकर डिफेंस सेक्टर में, और नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिससे भारत के डिफेंस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़त मिले। ये सब स्कीम्स की घोषणा मुमकिन है बजट में, जो अभी 1 फरवरी को होने वाला है। अगर बात करें भारतीय बजट की, डिफेंस बजट की, 20% से ज्यादा इसमें पेंशन्स का रोल है। पेंशन्स जाती हैं तो केपेक्स कम बच जाता है, इसलिए अब ज्यादा जरूरत होगी केपेक्स को देने पे जाने की, यानी कि एक्विजिशंस की। दूसरा, पहले ही ये डिक्लेयर हो चुका है कि ये साल भारत में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का रहेगा, इसलिए एक और उम्मीद है कि इस बार बजट में मॉडर्नाइजेशन को लेकर बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस की जा सकती हैं, फ्लीट एक्विजिशन को लेकर, और बहुत सा काम होना है जो बाकी है। इस सब की उम्मीद है कि 1 फरवरी को इसकी घोषणा, बड़े डिफेंस क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी घोषणा हो सकती है, और डिफेंस के जो बजट को है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तेरह तारीख को खत्म होगा 12 साल का इंतजार। यूपी के प्रयागराज के संगम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब। हर 12 साल पर प्रयागराज में लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे इस मेले में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। महाकुंभ को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने स्नान घाट का निरीक्षण किया। योगी महाकुंभ का जायजा लेने के साथ अधिकारियों और साधु संतों से भी मिलेंगे। आइए ग्राउंड जीरो से हम आपको अपने सहयोगी आशुतोष की रिपोर्ट दिखाते हैं। सनातन के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महज 100 घंटे और रह गए हैं जब इस आध्यात्मिक मेले की विधिवत शुरुआत होगी। 13 जनवरी से साधु संतों का जो रेला होगा वो संगम की नगरी पर पहुंचेगा और इसके साथ ही जो लोग होंगे वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और निश्चित तौर पे माना यह जा रहा है कि इस बार का जो महाकुंभ होगा वो पहले के मुकाबले काफी दिव्य, भव्य और नव्य होगा। इस बार लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि दुनिया के कई देशों से कहीं अधिक जो जनसंख्या संगम की रेती पर पहुंचेगी और संगम में आस्था की डुबकी लगाएगी। इस बार का जो महाकुंभ होगा वो पिछले महाकुंभ के मुकाबले कई चीजों से अलग होगा। इस बार AI टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो श्रद्धालु होंगे उनके लिए जो उनकी सहूलियत होगी वो पहले के मुकाबले कहीं अधिक होगी। इसके साथ ही अगर इस पूरे मेला क्षेत्र की हम बात करें तो लगभग 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस पूरे मेला क्षेत्र को बसाया गया है और इसे इस बार उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाया गया है। यानी एक जिले में जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो सब कुछ संगम क्षेत्र में यानी महाकुंभ में देखने को मिलेगी। 7 लेयर की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 18 जो पुलिस थाने हैं वो बनाए गए हैं। लगभग 32,000 जो पुलिसकर्मी होंगे वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी पन्नू की ओर से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, इसके अलावा जो पाकिस्तान के आतंकी हैं उनके मॉड्यूल्स के सक्रिय होने की जो बात उठी है उसके बाद से यहाँ की जो सिक्योरिटी है उसे और तगड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर लगभग 3000 जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस बार जो स्वच्छता का विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं ताकि जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और बड़ी बात यह है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक चीज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। संगम क्षेत्र में महाकुंभ के शुरू होने से ठीक पहले वो एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ मेला क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की तैयारियों को जाना सुना, इसके साथ ही जो अखाड़े होते हैं यानी जब शाही स्नान शुरू होगा तो उनका क्रम क्या होगा स्नान का, इसको लेकर भी वो साधु संतों के साथ मिल रहे हैं।
तो कोशिश ये की जा रही है कि जो कुंभ की दिव्यता और भव्यता है उसको और कहीं न कहीं वैश्विक रूप से बढ़ाया जाए, साथ ही इसकी जो महात्म्य है, जो सनातन का संदेश है, वो पूरी दुनिया में दिया जाए। प्रयाग में महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जिसको लेकर पूरा देश उत्साहित है और भारतीय रेल की ओर से यात्रियों को सुगमता प्रदान करने के लिए, सहूलियत प्रदान करने के लिए व्यापक इंतजाम प्रयागराज और उसके आसपास के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर किए गए हैं। चाहे वह सूबेदारगंज हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे झूसी हो, सभी स्टेशनों पर, च्योंकी स्टेशन है, सभी स्टेशनों का रंग रोगन कर दिया गया है। वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ है उसको कई गुना बढ़ाया गया है इस महाकुंभ के उद्देश्य से। जितने भी पैसेंजर एमिनिटीज़ के वर्क हैं, टिकट विंडोज़ हैं, उन सब की संख्या को हम लोगों ने बढ़ाया है। इसके अलावा पूरे देश से, खास करके देश के उत्तरी भागों से हम लोगों ने स्टाफ कलेक्ट किए हैं और उनको विशेष ड्यूटी पर प्रयाग के स्टेशनों पर भेजा है। महाकुंभ पर्व को बहुत ही सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर मनाया जाए। यहाँ पर यातायात व्यवस्था हेतु जो प्लान था उसको आज सभी लोगों के माध्यम से प्रसारित किया गया है ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और वो सुगमता से आकर जो श्रद्धालु हैं वो अपना यहाँ पर स्नान कर सकें। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हम अभेद एवं अचूक सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें हमने एक 7 लेयर सिक्योरिटी स्कीम को लागू किया है। ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट और इस शो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ।